हमारे नायक शाओ के सामने उनकी सीनियर सिस्टर बड़ी बहन खड़ी है, जो एक रहस्यमयी दिव्य नीली आभा से घिरी हुई है। हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है और सीनियर सिस्टर अपनी आंखें खोलकर घोषणा करती है, ये हो गया। नायक तुरंत घुटनों के बल बैठकर उनका आदर करता है और बधाई देते हुए कहता है, बधाई हो सीनियर सिस्टर, आपको इस नए दिव्य अवसर के लिए। सीनियर सिस्टर मन ही मन सोचता है कि उस रहस्यमयी जगह से बाहर आने के बाद भले ही उसके शरीर की सारी चोटें ठीक हो गई थी, लेकिन ये दिव्य टोकन अभी भी उसके पास ही है। इसका मतलब साफ था, जो कुछ भी अभी घटित हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि एक परम सत्य था। तभी सीनियर सिस्टर वो चमचमाता हुआ टोकन नायक की तरफ बढ़ाती है और कहती है, छोटे भाई, ये टोकन अब तुम्हारा है। नायक उस टोकन को हाथ में लेता है जिस पर प्राचीन चीनी अक्षरों में होंगमेंग लिखा हुआ है। वो हैरान होकर पूछता है, ये कैसा टोकन है? लेकिन जैसे ही वो उसे छूता है, टोकन अचानक भड़क उठता है और सीधा सीनियर सिस्टर की आत्मा से जाकर जुड़ जाता है। नायक हंसते हुए कहता है, हाँ, ऐसा लगता है कि ये अनोखी चीज पहले से ही आपकी किस्मत से जुड़ चुकी है। सीनियर सिस्टर कहती है, खैर, मेरे पास कुछ गुप्त साधना तकनीकें हैं जो मैं आपको सौंपने जा रही हूँ। एमसी भी शांत स्वभाव से हामी भर देती है। तभी नायक के सामने अचानक एक नीली चमचमाती हुई सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। डिंग! सिस्टम की घोषणा। होस्ट ने एक विशेष गुप्त तकनीक प्राइमोर्डियल टॉम हासिल कर ली है। चूंकि सिस्टम अभी अपग्रेड हो रहा है, होस्ट के आलस्य को रोकने के लिए एक अनोखा साइड क्वेस्ट मिशन जारी किया जा रहा है। इसे पूरा करने पर भारी पुरस्कार मिलेंगे। नायक चौंक जाता है, ओह, क्या वाकई कोई साइड क्वेस्ट मिला है? सिस्टम आगे बताता है कि अगले 1 महीने तक नायक जो भी योगदान संप्रदाय सेक्ट के लिए करेगा या उसके शिष्य जो भी तरक्की करेंगे, वे सभी सीधे नायक के संप्रदाय योगदान अंकों सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स में बदल दिए जाएंगे। इसके साथ ही नायक के लिए एक विशेष सिस्टम स्टोर खोल दिया जाता है। जब नायक उस स्टोर के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ काले ड्रैगन का रक्तसार, सच्चे फीनिक्स की रक्त रेखा और दिव्य अस्थि मज्जा जैसी पौराणिक चीजें मात्र 10,000 अंकों में बिक रही थीं। नायक हैरान होकर सोचता है, हे भगवान, मेरे लिए एक सिंगल ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन ढूंढना लोहे के चने चबाने जैसा था, और इस साले सिस्टम स्टोर में तो इसकी पूरी दुकान सजी हुई है। वो तुरंत पहली वस्तु का चुनाव कर लेता है। इसके बाद नायक सीनियर सिस्टर से उनके पिछले 2 दिनों के अजीब व्यवहार के बारे में पूछता है। सीनियर सिस्टर उदास होकर नायक के चेहरे को देखती है और मन ही मन सोचती है, मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब वो आखिरी समय आएगा। वह नायक से कहती है, छोटे भाई, तुम भविष्य में निश्चित रूप से उन ऊंचाइयों को छुओगे जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। बस जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओ और अगर तुम्हें ये प्राइमोर्डियल संप्रदाय याद रहे तो मुझे भी याद रखना। नायक भावुक होकर कहता है, चिंता मत कीजिए सीनियर सिस्टर, मैं मतलबी नहीं हूँ जो सिर्फ अपना फायदा सोचूं। मैं इस पूरे प्राइमोर्डियल संप्रदाय को अपने साथ मोक्ष असेंशन की ओर ले जाने की योजना बना रहा हूँ। सीनियर सिस्टर हैरान रह जाती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम कोई भगवान हो जो ऐसा कर दोगे? नायक बात को टालते हुए हंसता है और उन्हें तारों की शक्ति विकसित करने वाले कुछ बहुत ही दुर्लभ साधना ग्रंथ मैनुअल सौंप देता है। सीनियर सिस्टर इतने सारे उच्च स्तरीय ग्रंथों को देखकर दंग रह जाती हैं। वो पूछती हैं, क्या तुम वाकई इन गुप्त तकनीकों को संप्रदाय के सभी शिष्यों में बांटना चाहते हो? क्या तुम सचमुच पूरे संप्रदाय को ऊपर ले जाने के लिए गंभीर हो? नायक मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, लेकिन मेरी एक सख्त शर्त है। होंगमेंग संप्रदाय का जो भी शिष्य इस जगह को छोड़कर जाना चाहेगा, उसे अपनी पूरी साधना कल्टीवेशन को नष्ट करना होगा और इन तकनीकों से जुड़ी हर एक याद को अपने दिमाग से मिटाना होगा। जैसे ही नायक यह महान कार्य करता है, सिस्टम फिर से बज उठता है। संप्रदाय की उन्नति में बड़े योगदान के लिए नायक को तुरंत 1000 योगदान अंक मिलते हैं। नायक मन ही मन सोचता है कि इतनी सारी तकनीकें देने पर सिर्फ 1000 अंक। वह सिस्टम से पूछता है कि शिष्यों की तरक्की पर उसे कितने अंक मिलेंगे। सिस्टम साफ करता है कि एक सामान्य शिष्य की कंडेंसेशन के स्तर पार करने पर 1 अंक, फाउंडेशन स्तर पर 10 अंक और गोल्डन कोर स्तर पर 100 अंक मिलेंगे। यानी जैसे जैसे स्तर बढ़ेगा, अंक 10 गुना बढ़ते जाएंगे। नायक निराश होकर सोचता है, ये तो महाकंजूस है। खैर, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। अगर उसे जल्दी अमीर बनना है तो उसे अपने सभी शिष्यों की बुनियादी प्रतिभा एप्टीट्यूड को हमेशा के लिए सुधारना होगा। वो सीनियर सिस्टर से कहता है, सिस्टर, मुझे कुछ काम है, आज रात को मिलते हैं, और वो वहाँ से भाग जाता है। जबकि सीनियर सिस्टर आज रात मिलते हैं वाली बात सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। अब कहानी का रुख बदलता है और हम पहुँचते हैं होंगमेंग संप्रदाय के डैन पीक दवा शिखर के औषधीय खेतों में। वहाँ एक लाल बालों वाला शिष्य जिसका नाम शियोंग चुमो है, अपने
खेतों में उगी शानदार जड़ी बूटियों को लेकर घमंड में चूर है। संप्रदाय के बाकी शिष्य उसकी चापलूसी कर रहे थे कि वो एल्डर सू द्वारा चुना गया एक जीनियस कीमियागर है। तभी वहाँ पीले बालों वाली खूबसूरत महिला एल्डर सू मोहान पहुँचती है। वो भी उन जड़ी बूटियों की समृद्धि देखकर शियोंग की तारीफ करती है। एल्डर सू सभी शिष्यों को बताती है कि कैसे संप्रदाय के नेता शाओ द्वारा लाए गए वुड स्पिरिट फ्लावर की शक्ति का उपयोग करके वे अपनी जड़ी बूटियों को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे ही वो अपनी जादुई शक्ति का छिड़काव खेत पर करती है, पूरी जमीन फट जाती है और उसमें से चक्की के पत्थर से भी बड़ा एक पौराणिक स्नो जिनसेंग बाहर निकल आता है। सभी शिष्य एल्डर सू की जय जयकार करने लगते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर शियोंग चुमो गुस्से से पागल हो जाता है। वो दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, साली लानता है, जब भी ये सू मोहान आती है सब मेरी तारीफ भूलकर उसके पीछे भागने लगते हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? वो बस एक दूसरे दर्जे की कीमियागर सेकेंड ऑर्डर अल्केमिस्ट ही तो है। क्लास की घंटी बजती है और सभी छात्र क्लास की तरफ बढ़ते हैं। शियोंग के दिल में नफरत की आग सुलग रही थी। वो अपने दो साथियों के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रचता है। वो उन्हें एक काली गोली दिखाता है। ये मेरी बनाई हुई फ्यूजन पिल है। इसे अगर जड़ी बूटियों पर छिड़क दिया जाए तो ये एक ऐसी लाइलाज अशुद्धि इम्प्योरिटी में बदल जाती है जिसे एक छठे दर्जे का कीमियागर भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नहीं हटा सकता। और अगर इसे हटाने की कोशिश की गई तो ये सीधे ब्लास्ट धमाका कर देगी। शियोंग क्रूरता से मुस्कुराते हुए कहता है कि आज सू मोहान क्लास में इन्हीं जड़ी बूटियों का प्रदर्शन करने वाली है। पिछली बार एक छठा दर्जा का कीमियागर इस धमाके से 1 महीने के लिए बिस्तर पर आ गया था। मैं उस सू मोहान को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देना चाहता हूँ। वे तीनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे नायक शाओ ने पेड़ के पीछे छिपकर उनकी इस पूरी खौफनाक साजिश को सुन लिया है। अब सीन शिफ्ट होता है भव्य कीमिया कक्ष एल्केमी रूम में। वहाँ आज संप्रदाय के छात्रों के अलावा बाहरी सबसे बड़ी और आधिकारिक संस्था वानलियान हॉल के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी आए हुए थे। शियोंग मन ही मन खुश हो रहा था कि अगर वानलियान हॉल के दिग्गजों के सामने सू मोहान की भट्टी फटी तो उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी। एल्डर सू मोहान मंच पर आती है और स्नो जिनसेंग से एलिक्सिर बनाने की गुप्त विधि का प्रदर्शन शुरू करती है। वो सभी को समझाती है कि जिनसेंग को मिलाते समय सबसे जरूरी बात यह है कि अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी एक एक अशुद्धि को नष्ट करना होता है। जैसे ही वो प्रक्रिया शुरू करती है, भट्टी के अंदर से अजीब सी चटकने की आवाजें क्रैकल आने लगती है। भट्टी खतरनाक तरीके से कांपने लगती है। वानलियान हॉल के विशेषज्ञ आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। क्या इस दूसरे दर्जे की लड़की की भट्टी फटने वाली है? कितनी कमजोर प्रतिभा है इसकी। सू मोहान के माथे पर पसीना आ जाता है। वो समझ जाती है कि इस जिनसेंग के साथ किसी ने बहुत ही नीच हरकत की है और ये अशुभ भी सामान्य नहीं है। अगर उसने तुरंत इसे नहीं रोका तो दवा की शक्ति का भयंकर बैकलैश उल्टा असर सीधा उसकी जान ले लेगा। शियोंग कोने में खड़ा होकर शैतानी हंसी हंस रहा था। सबके सामने चीथड़े उड़ जाए तुम्हारे। सू मोहान जब अपनी उम्मीद खोने ही वाली होती है तभी अचानक उसके दिमाग में नायक शाओ की गुप्त आवाज गूंजती है। वॉइस ट्रांसमिशन, शांत रहो। अगर अशुद्धियों को निकाला नहीं जा सकता तो उन्हें बाहर निकालने की बेवकूफी मत करो। कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे उन अशुद्धियों को उसी के अंदर बेअसर न्यूट्रलाइज किया जा सके। अपने मास्टर की आवाज सुनते ही सू मोहान के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। वो समझ जाती है कि जिनसेंग अशुद्धियों से अस्थिर तो होता है, लेकिन वही अशुद्धियां उसकी असली औषधि शक्ति को भी जगा सकती है। वो तुरंत पूरे हॉल में जोर से घोषणा करती है, आज की सामान्य स्नो जिनसेंग की क्लास यही रोकी जाती है। इसके बजाय आज मैं आप सभी के सामने एक पौराणिक 10वें दर्जे की गोली 10th टियर पिल बनाने का लाइव प्रदर्शन करने जा रही हूँ। ये सुनते ही पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। शियोंग के होश उड़ जाते हैं। क्या 10वां दर्जा? वो तो केवल कहानियों में होती है। वानलियान हॉल के बूढ़े विशेषज्ञ भी चिल्ला उठते हैं, इतनी बड़ी बकवास। हम सैकड़ों साल जी चुके हैं पर आज तक किसी युवा को 10वें दर्जे की गोली बनाते नहीं देखा। ये लड़की अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। लेकिन सू मोहान अब रुकने वाली नहीं थी। वह तुरंत कैसिया 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, फ्रॉस्ट हर्ब और अन्य दुर्लभ सामग्रियां भट्टी में झोंक देती है। वह उस अशुद्धि को दवा के शक्तिशाली तत्वों से बांधकर बेअसर कर देती है, जिससे जिनसेंग की औषधीय शक्ति सामान्य से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है। बैंग! पूरी भट्टी खुल जाती है और उसमें से एक ऐसी अलौकिक सघन औषधीय सुगंध पूरे संप्रदाय में फैल जाती है कि वहाँ बैठे छात्र चिल्लाने लगते हैं, ओ माय गॉड, इस महक मात्र से मेरा साधना का स्तर टूट रहा है। मैं सीधे गोल्डन कोर में
प्रवेश कर रहा हूँ। जब वानलियान हॉल के विशेषज्ञ भट्टी के पास जाकर देखते हैं तो वे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। उस चमकती हुई गोली के ऊपर खुद परम सत्य दाव के पवित्र चिन्ह उभरे हुए थे। वे फटी आंखों से चिल्लाते हैं, कोई शक नहीं, ये सचमुच एक पौराणिक 10वें दर्जे की दिव्य गोली है। सु मुहान मुस्कुराते हुए गोली को अपनी डिब्बी में रखती है और कहती है, आप सभी का धन्यवाद। अगले ही पल जो विशेषज्ञ सु मुहान का मजाक उड़ा रहे थे वे पागलों की तरह उसके चरणों में गिर जाते हैं। मास्टर सु, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? मास्टर सु, प्लीज मुझे अपने संप्रदाय में झाड़ू पोछा करने के लिए रख लीजिए, बस मुझे अपने पास रहने दीजिए। कोने में खड़ा शियोंग चुमो अपनी साजिश को इस तरह एक ऐतिहासिक चमत्कार में बदलते देख पूरी तरह सदमे में चला जाता है। और इन सब के बीच पृष्ठभूमि में एक सफेद और काले लिबास वाला रहस्यमयी युवक संप्रदाय प्रमुख शियाओ शांत खड़ा सब देख रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुहान ने भी इन दिनों अपनी साधना में काफी अच्छी प्रगति कर ली है। तभी भीड़ में से एक लाल बालों वाला शिष्य मुहान गुस्से और जलन से तमतमाया हुआ आगे आता है। वह इस बात को पचा नहीं पा रहा है कि एल्डर सु ने न केवल अशुद्ध जिनसेंग के बेकाबू धमाके को रोका बल्कि सबके सामने इतनी परफेक्ट गोली भी बना दी। वह हैरान है कि ये कैसे संभव हुआ। मुहान के मन में खोट है। वह सोचता है कि पक्का इसके पीछे एल्डर सु के मास्टर का हाथ है और वह कोई दुर्लभ जादुई चीज लाकर सबको धोखा दे रही है। वह एल्डर सु को बदनाम करने की नीयत से चिल्लाते हुए भीड़ को हटाकर सामने आ जाता है। मुहान सिते एल्डर सु पर उंगली उठाता है और सवाल करता है कि अभी कुछ देर पहले भट्टी इतनी जोर से क्यों हिल रही थी। वह आरोप लगाता है कि वह नियंत्रण खो चुकी थी और भट्टी फटने वाली थी। फिर अचानक ये 10वीं श्रेणी की गोली कैसे बन गई? मुहान वहां मौजूद दूसरे शिष्यों को भी भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि एल्डर सु तो सिर्फ एक सेकेंड ग्रेड दूसरी श्रेणी की रिफाइनर है, उन्होंने कभी इससे ऊपर की गोली नहीं बनाई, तो क्या ये कोई धोखा नहीं है? लोग भी संदेह में आ जाते हैं, लेकिन एल्डर सु शांत खड़ी बस एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरती है। एल्डर सु अपनी बात रखती है। वो कहती है कि मास्टर जू शुआन ने उन्हें बिल पीक की जिम्मेदारी दी थी, इसलिए वो सिखाने में इतनी व्यस्त थीं कि उन्हें अपनी रैंक अपग्रेड कराने का समय ही नहीं मिला। वो बताती है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार 10वीं श्रेणी की गोली की असली पहचान उसकी खुशबू में छुपा दाव रिदम और उसकी सतह पर बने पैटर्न है। मुहान को अपनी बात साबित करने के लिए गोली को देखने की अनुमति मिल जाती है। जैसे ही वो गोली को देखता है उसे लगता है कि इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन तभी उस गोली की ऊर्जा से पास खड़े एक शिष्य को अचानक आत्मज्ञान एपिफनी हो जाता है और उसके शरीर से सुनहरी रोशनी का धमाका होता है। ये देखकर पूरा हॉल चिल्ला उठता है कि सच्चाई सबके सामने है। अपनी साजिश को नाकाम होते देख मुहान के पसीने छूट जाते हैं। वो डर जाता है कि क्या एल्डर सु शुरू से अपनी असली ताकत छुपा रही थी। वह बहाना बनाकर वहां से खिसकने की कोशिश करता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन एल्डर सु उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देती। वह उसकी तरफ घूरते हुए कहती है कि जो जिनसिंग उन्होंने इस्तेमाल किया था वह मुहान के ही खेत का था। मुहान घबराकर सबूत मांगता है। तब एल्डर सु खुलासा करती है कि उस जिनसिंग में वुड स्पिरिट वनस्पति आत्मा की शक्ति थी जो उन्होंने अभी तक किसी को नहीं सिखाई थी। मुहान की घबराहट ही उसका सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। एल्डर सु बड़े दुख और गुस्से के साथ कहती है कि वह मुहान को सबसे होनहार मानती थी और उसे अगला पीक मास्टर बनाने वाली थी, लेकिन उसने संप्रदाय के साथ गद्दारी की। वह गुस्से में मुहान को संप्रदाय से बेदखल एक्सपेल करने का आदेश देती है। मुहान बौखला जाता है और चिल्लाता है कि आप सिर्फ एक पीक मास्टर हैं, आपको मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। तभी पीछे से एक कड़क आवाज गूंजती है और अगर उप संप्रदाय प्रमुख वाइस सेक्ट लीडर के रूप में मैं कहूँ तो ये स्वयं संप्रदाय प्रमुख शियाओ है। उन्हें देखकर सभी शिष्य घुटनों पर आ जाते हैं। शियाओ अपनी भयानक ऊर्जा का प्रदर्शन करते हुए मुहान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। शियाओ के प्रचंड दबाव के कारण मुहान के मुंह से चीख निकल जाती है और वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। वह दर्द से कराहते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है। यहाँ रिकैप का सबसे संतोषजनक सीन आता है। संप्रदाय प्रमुख शियाओ घोषणा करते हैं कि नया नियम यह है कि जो भी गद्दार संप्रदाय छोड़ेगा उससे सब कुछ छीन लिया जाएगा। वह अपनी प्रतिबंधित तकनीक डेवरिंग हेवन एंड अर्थ का इस्तेमाल करते हैं और मुहान की सारी साधना को सोखकर उसे वापस यूई कंडेंसेशन लेवल 1 पर ला देते हैं और उसके दिमाग से गोली बनाने का सारा ज्ञान मिटा देते हैं। मुहान को तड़पता हुआ पहाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। गद्दार को सजा देने के बाद शियाओ के सिस्टम में एक डिंग की आवाज आती है। संप्रदाय के गद्दार का सफाया करने के इनाम के तौर पर उसे सिस्टम से 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे शियाओ बेहद खुश होता है। इसके बाद एल्डर
एल्डर सू संप्रदाय प्रमुख शियाओ के पास आती है और उनके आने का कारण पूछती है। शियाओ उनकी तारीफ करता है। एल्डर सू बताती हैं कि इस लेवल 10 के अमृत को बनाने के बाद उन्हें जो ज्ञान मिला है उससे वो अगले 15 दिनों में यूनिटी रेलम में पहुंच जाएंगी। वहां मौजूद लोग ये जानकर दंग है कि एल्डर सू पहले से ही सोल डिवाइडिंग के उच्चतम शिखर पर थी। शियाओ बताता है कि वो संप्रदाय के सभी शिष्यों की बुनियादी क्षमता को बढ़ाने के लिए मैरो क्लींजिंग पिल्स का एक बड़ा बैच तैयार करवाना चाहता है। शिष्य ये सुनकर खुशी से झूम उठते हैं कि सबको एक एक गोली मिलेगी। हालांकि एल्डर सू चिंता जताती हैं कि इतनी मूल्यवान गोलियों के कारण बाहरी दुश्मन उनके संप्रदाय पर हमला कर सकते हैं। शियाओ उन्हें तसल्ली देता है कि वो बस गोलियां बनाए, सुरक्षा का इंतजाम वो खुद देख लेगा। कहानी अब संप्रदाय से निकाले गए मू हान पर शिफ्ट होती है। अपनी शक्तियां खोने के बाद वो एक लाठी के सहारे पहाड़ की अंतहीन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है। वो गुस्से में उबल रहा है और बदला लेने की कस्में खा रहा है, लेकिन पैर फिसलने के कारण वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। जमीन पर लाचार पड़े मू हान के सामने अचानक एक काली परछाई आती है। एक भयानक आवाज गूंजती है, क्या तुम होंगमेंग संप्रदाय से बदला लेना चाहते हो? मू हान चौंक कर अपना सिर उठाता है और देखता है कि उसके सामने एक डरावना काले लबादे वाला कंकाल जैसा दिखने वाला शख्स द स्लेयर डेमन खड़ा है। वो शख्स कहता है कि वो मू हान की बदला लेने में मदद कर सकता है। वो कंकाल मू हान के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। वो अपनी काली और विनाशकारी ऊर्जा डेमोनिक एनर्जी मू हान के शरीर के अंदर डाल देता है। मू हान दर्द से चिल्ला उठता है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से बैंगनी और शैतानी हो जाती हैं। उसकी खोई हुई शक्तियां एक दुष्ट रूप में वापस आ जाती हैं। मू हान पूरी तरह से उस डेमन का गुलाम बन जाता है और उसे मास्टर कहकर संबोधित करता है। वो मास्टर उसे आदेश देता है कि वो होंगमेंग संप्रदाय के भीतर घुसपैठ करे और वहां के माउंट प्रोटेक्शन फॉर्मेशन सुरक्षा चक्र को तोड़ दे। वो काला कंकाल द स्लेयर डेमन असल में अपने मृत शिष्य डेमन ऑफ कार्नेज की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसे शियाओ जूशुआन ने मारा था। वो जानता है कि शियाओ की ताकत इतनी असीमित है कि अमर लोक के देवता भी उससे नहीं जीत सकते। इसलिए वो अकेले हमला करने के बजाय पूरे संप्रदाय के सुरक्षा चक्र को तोड़कर दुनिया भर के दुश्मनों को एक साथ होंगमेंग संप्रदाय पर हमला करने के लिए बुलाना चाहता है। वो मू हान को बताता है कि यहाँ से 300 ली दूर पश्चिम में एक घाटी है जहाँ कुछ डेमन कल्टिवेटर्स मौजूद है। वो मू हान को अपनी नई शक्तियों का परीक्षण करने और अनुभव पाने के लिए वहाँ जाने को कहता है। जंगल में संप्रदाय की एक लाल बालों वाली मासूम लड़की जो शियाओ की शिष्या है अकेले जा रही है। मू हान पेड़ के पीछे छुपकर उस पर नजर रख रहा है और उसका भरोसा जीतकर संप्रदाय में घुसने की योजना बना रहा है। तभी अचानक झाड़ियों से कई सारे नकाबपोश दुष्ट डेमन कल्टिवेटर्स निकल आते हैं और उस लड़की को घेर लेते हैं। वे दुष्ट साधक उस लड़की का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ से जिंदा जाना है तो अपनी जान की भीख मांगो। लड़की निडर होकर अपनी भाला स्पीयर तान लेती है, लेकिन वे संख्या में बहुत ज्यादा है और उस पर एक साथ घातक हमला कर देते हैं। मुसीबत में फंसी लड़की को अपने मास्टर शियाओ के शब्द याद आते हैं कि शारीरिक साधना में हमला ही सबसे बेहतरीन रक्षा है। वो बहादुरी से लड़ती है, लेकिन दुश्मन उस पर जादुई काली बेड़ियां डाल देते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। एक राक्षस हवा में उछलकर उस पर अंतिम वार करने ही वाला होता है। ऐन वक्त पर मू हान अपनी योजना के अनुसार हीरो बनकर एंट्री लेता है। वो चिल्लाता है, एक अकेली लड़की पर इतने सारे लोगों का हमला शर्मनाक है। वो अपनी तलवार से एक जबरदस्त तगड़ा वार करता है और बिजली की रफ्तार से उन सभी डेमन कल्टिवेटर्स को एक ही झटके में काट डालता है। चारों तरफ धमाके होते हैं और सारे दुश्मन मारे जाते हैं। जमीन पर बंधी लड़की राहत का सांस लेती है कि सही समय पर किसी ने उसकी जान बचा ली। मू हान अपनी शैतानी ऊर्जा को छुपाकर एक भले मानुष की तरह उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। लड़की कृतज्ञता से भर जाती है और उसे धन्यवाद देती है। मू हान उससे पूछता है कि इतनी खतरनाक जगह पर वह अकेली क्या कर रही है। लड़की बिना सोचे समझे मू हान के बुने हुए जाल में फंस जाती है और अपने संप्रदाय के मिशन के बारे में सब कुछ बता देती है। माई शियांग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुमने पहले कभी ऐसे खतरनाक असुरों का सामना नहीं किया है ना? लड़की झेंपते हुए अपने सिर पर हाथ रखती है और मानती है कि उसका वास्तविक युद्ध का अनुभव बहुत कम है, लेकिन वह खुश है कि उसने उसकी जान बचा ली। शियांग तुरंत मौके का फायदा उठाता है और बड़ी
बड़े ही मददगार अंदाज में कहता है, तो फिर क्यों न मैं तुम्हें इन असुरों से लड़ना सिखाऊं। लड़की की आंखें खुशी से चमक उठती है और वह पूछती है, क्या सचमुच? शियोंग कहता है, बिल्कुल, ये काम मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद अगले 5 दिनों तक शियोंग उसे ट्रेनिंग देने का नाटक करता है। लड़की अपनी नई सीखी हुई तकनीकों से एक के बाद एक कई असुरों का बेरहमी से सफाया करने लगती है। 5 दिनों बाद शियोंग उसकी तारीफ करते हुए कहता है, जैसा कि एक सच्चे शिष्य से उम्मीद थी, तुमने 5 दिनों के भीतर इस पूरे क्षेत्र के असुरों को मार गिराया। लड़की गर्व से कहती है, भाई शियोंग, अब मैं असुरों का वध करने के रहस्य को पूरी तरह समझ चुकी हूँ। मैं अभ्यास के लिए दूसरे क्षेत्र में जाकर कुछ और असुरों को मारूंगी। लड़की के जाते ही शियोंग के चेहरे का मुखौटा उतर जाता है। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ मन ही मन सोचता है, चलो मेरा प्लान काम कर गया। इन असुरों को मरवाने के बाद अब इस संप्रदाय के लोग मुझ पर अंधा भरोसा करने लगेंगे। इस लड़की का इस्तेमाल करके मैं आसानी से इनके संप्रदाय के भीतर घुस जाऊंगा और फिर एक ही झटके में इन सबको अपने कब्जे में ले लूंगा। तभी वो लाल बालों वाली लड़की वापस आती है और शियोंग को एक बुरी खबर देती है। वो बताती है कि संप्रदाय के नए नियमों के मुताबिक किसी भी बाहरी व्यक्ति का अंदर आना सख्त मना है, जब तक कि खुद उसके गुरुदेव इसकी अनुमति न दे दे। ये सुनते ही शियोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका पूरा प्लान चौपट होता दिख रहा था। वो गुस्से में मन ही मन सोचता है, लानत है, ये नया नियम कब आया? मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं पता चला? लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए वो नौटंकी शुरू कर देता है। वो अपनी आंखों से झूठे आंसू बहाने लगता है और बेहद लाचार बनकर कहता है, ओह कोई बात नहीं, इसके बारे में बुरा मत मानो। वास्तव में मेरा मतलब तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करना नहीं था। वो आगे झूठी कहानी गढ़ता है और छाती पर हाथ रखकर रोते हुए कहता है, मैं इस संप्रदाय में सिर्फ इसलिए आना चाहता था क्योंकि मेरा एक बचपन का दोस्त इसमें शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद से उससे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। हम बचपन में बिछड़ गए थे और मैं बस उसे ढूंढने आया था। शियोंग की यह भावुक कहानी सुनकर लड़की का दिल पसीज जाता है। योंग अपनी नौटंकी जारी रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर नियम इतने कड़े हैं तो इसे भूल जाओ। सिर्फ इसलिए कि मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी, मैं तुम पर दबाव नहीं डाल सकता। अपना ख्याल रखना, मैं कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूंगा। लड़की कुछ सोचती है और अचानक चिल्लाती है, मिल गया, मुझे एक उपाय सूझा है। मैं तुम्हें सीधे अपने गुरुदेव से मिलवाऊंगी। उन्हें नई प्रतिभाएं बहुत पसंद है और चूंकि तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो, शायद वे तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर ले। योंग यह सुनकर पूरी तरह स्तब्ध, पेट्रिफाइड रह जाता है। वह तो बस संप्रदाय के बाहरी इलाके में छिपकर अपना काम करना चाहता था, लेकिन अब लड़की उसे सीधे संप्रदाय के सबसे खतरनाक इंसान शाओ शुआन गुरुदेव के सामने ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है। शियोंग बुरी तरह घबरा जाता है। वह मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, मुझे शाओ शुआन से नहीं मिलना। वह आदमी बेहद चालाक और चालबाज है। अगर मैं पकड़ा गया तो वह मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लाल बालों वाली लड़की इतनी ताकतवर है कि उसकी पकड़ से छूटना शियोंग के लिए नामुमकिन हो जाता है। बहाना बनाते हुए शियोंग कहता है, मैं गुरुदेव से खाली हाथ मिलने नहीं जा सकता, ये अशिष्टता होगी। क्या लोग आमतौर पर अपने गुरु के लिए उपहार या कुछ 100 आत्मिक पत्थर स्पिरिट स्टोन्स नहीं लाते? लेकिन लड़की उसकी एक नहीं सुनती और उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाती है। तभी सीढ़ियों के शीर्ष पर खुद गुरुदेव शाओ शुआन खड़े दिखाई देते हैं। लड़की खुशी से चिल्लाती है, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव अपनी गहरी आंखों से शियोंग को देखते हैं और पूछते हैं, वो शुआंग, ये कौन है? वो शुआंग, लाल बालों वाली लड़की पूरी कहानी बताती है कि कैसे इस शख्स ने उसकी जान बचाई और वो अपने लापता दोस्त शियोंग चुमो को ढूंढने यहाँ आया है। जब गुरुदेव शियोंग चुमो का नाम सुनते हैं तो वे ठंडी सांस लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम उस व्यक्ति की बात कर रहे हो तो उसे कुछ समय पहले अपने ही गुरु के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में संप्रदाय से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। शियोंग तुरंत नाटक करते हुए चिल्लाता है, ये असंभव है, मैं अपने दोस्त को अच्छे से जानता हूँ, उसे जरूर किसी ने फंसाया है। गुरुदेव उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं, ठीक है, चूंकि तुमने मेरी शिष्या की जान बचाई है इसलिए हम इतने कठोर नहीं होंगे। अंदर आओ, हम इस मामले की दोबारा पूरी जांच करेंगे। शियोंग हाथ जोड़कर उनका आभार मानता है और मन ही मन एक कुटिल मुस्कान के साथ सोचता है, हाँ, क्या मैं सचमुच इतनी आसानी से अंदर आ गया? इस शाओ शुआन को बेवकूफ बनाना तो बच्चों का खेल है। रात के समय संप्रदाय के भीतर शाओ शुआन अपनी सफेद बालों वाली सीनियर सिस्टर बड़ी बहन के साथ खड़ा होता है। सीनियर सिस्टर उससे पूछती है, तुमने उस शियोंग चुमो को अंदर क्यों आने दिया? मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका झूठा भेष पहली ही नजर में पहचान गए थे। शाओ शुआन,
मुस्कुराता है और कहता है, बिल्कुल सीनियर सिस्टर। मैं उसे देखते ही समझ गया था। मैंने उसके शरीर पर एक बहुत ही अजीब आसुरी आभा महसूस की थी, जो हूबहू गोस्ट गेट के असुरों जैसी है। अगर वो सचमुच असुरों के साथ मिला हुआ है तो ये संप्रदाय के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके अलावा मैं इस मौके का इस्तेमाल वुशुआंग को एक जरूरी सबक सिखाने के लिए करना चाहता हूँ। वो बचपन से ही नियमों का आंख बंद करके पालन करती आई है। मैं चाहता हूँ कि वो समझे कि हमेशा बिना सोचे समझे आज्ञाकारी होना भी कभी कभी बड़ी गलतियों का कारण बन सकता है। उधर दूसरी तरफ शियोंग चुमो काली पोशाक पहनकर दबे पांव संप्रदाय के सबसे गुप्त कमरे की तरफ बढ़ता है। वो गश्त कर रहे शिष्यों की नजरों से बचकर उस कमरे में घुस जाता है जहां संप्रदाय का सबसे पवित्र टैलिस्मैन स्टोन रखा है, जो पूरे माउंटेन प्रोटेक्शन अरे को नियंत्रित करता है। शियोंग चुमो एक शैतानी मुस्कान के साथ उस पत्थर की तरफ बढ़ता है और चिल्लाता है, जब तक मैं इस पत्थर को नष्ट कर दूंगा ये पूरा संप्रदाय दबा हो जाएगा। वो अपनी पूरी ताकत से उस पत्थर पर हमला करता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। पत्थर के चारों तरफ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच सक्रिय हो जाता है। शियोंग का हमला उससे टकराता है और वो खुद अपनी ही ताकत के झटके से दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। उसी समय कमरे के दरवाजे खुलते हैं और शाओ शुआन अपनी शिष्या वुशुआंग के साथ अंदर प्रवेश करता है। शियोंग उन्हें देखकर दंग रह जाता है और पूछता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वुशुआंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह टूटते हुए दिल से कहती है, तो आपने मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ और गद्दारी के लिए बचाया था। गुरुदेव शाओ शुआन आगे बढ़ते हैं और शियोंग के बाल पकड़कर उसे हवा में उठा लेते हैं। वे वुशुआंग से कहते हैं, देखा वुशुआंग, दुनिया ऐसे ही धोखेबाजों से भरी पड़ी है। भविष्य में किसी पर भी भरोसा करने से पहले 3 बार सोचना। इसके बाद गुरुदेव शियोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हमारे संप्रदाय में गद्दारों के साथ क्या किया जाता है। वे अपनी सबसे खतरनाक आकाश और पृथ्वी को निगलने वाली टेक्निक, डिवाउरिंग हेवन एंड अर्थ टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। शियोंग दर्द से तड़प उठता है। इस तकनीक के कारण उसका दिमाग पूरी तरह गुरुदेव के नियंत्रण में आ जाता है और वो तोते की तरह अपना सारा प्लान उगलने लगता है कि कैसे उसने और बाहर खड़े असुरों ने मिलकर इस संप्रदाय को तबाह करने की साजिश रची थी। अध्याय के अंत में संप्रदाय की पहाड़ियों के बाहर घोस्ट गेट के असुरों की एक विशाल सेना खड़ी दिखाई देती है। उनका सेनापति आसमान में उड़ते हुए जादुई सिग्नलों को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, लगे रहो, उस लड़के ने अपना काम कर दिया है। अब हमारे हमले का समय आ गया है। असुरों की सेना संप्रदाय के मुख्य द्वार को तोड़कर अंदर घुसने लगती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि शाओ शुआन पहले से ही उनके इस हमले के लिए तैयार था। छत पर खड़ी वुशुआंग चिल्लाती है, गुरुदेव, दुश्मन हमारे मुख्य द्वार के अंदर घुस चुके हैं। गुरुदेव शाओ शुआन हाथ में अपना पंखा लिए शांत खड़े रहते हैं और कहते हैं, बहुत बढ़िया वुशुआंग, इस लड़ाई का नेतृत्व तुम करोगी। हमारे संप्रदाय की नई और अपग्रेडेड सुरक्षा संरचना इन असुरों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वुशुआंग अपनी मुट्ठियों को भींचती है और पूरी ताकत के साथ असुरों की सेना पर टूट पड़ती है और इसी के साथ इस महायुद्ध की शुरुआत होती है। वुशुआंग दुश्मनों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है, लेकिन उसका हौसला 7वें आसमान पर है। वो अपने हाथ में पहने नुकीले जादुई वेपन, मैजिकल आर्टिफैक्ट को देखती है और मन ही मन कहती है, मेरे पास वो जादुई हथियार है जो मुझे खुद मेरे गुरुजी ने दिया है। जब तक इस लड़ाई की लय मेरे हाथों में है, मैं इन सभी को धूल चटा सकती हूँ। उसका आत्मविश्वास अटूट है, लेकिन दुश्मन भी कोई आम लड़ाके नहीं है। वुशुआंग अपनी पूरी ताकत समेटकर एक जोरदार पंच हवा में लहराती है। उसकी मुट्ठी से आग जैसी सुनहरी ऊर्जा की लपटें निकल रही है। वो सामने खड़े काले नकाबपोश दुश्मन के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार करती है, लेकिन तभी बाजी पलट जाती है। जैसे ही वुशुआंग आगे बढ़ती है, पीछे से एक और रहस्यमयी नकाबपोश हमलावर अंधेरे से निकल कर आता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान है और उसकी आंखें लाल चमक रही है। इससे पहले कि वुशुआंग कुछ समझ पाती, वो अपनी नीले रंग की जादुई और बेहद भारी जंजीर 1000 स्ट्रैंगलिंग लॉक्स वुशुआंग के गले में लपेट देता है। वुशुआंग के चेहरे पर पसीना आ जाता है और वो पूरी तरह चौंक जाती है। दुश्मन बिना कोई मौका गंवाए उस जंजीर को पूरी ताकत से कसकर खींचता है। जंजीर वुशुआंग के गले को जकड़ लेती है और तभी एक दूसरा नकाबपोश आकर उसके पेट पर सीधे अपनी नीली ऊर्जा से भरा एक घातक घूसाते मारता है। एक जोरदार धमाका बैंग होता है। वार इतना जबरदस्त था कि वुशुआंग के मुंह से खून की धार फूट पड़ती है और वो दर्द से कराह उठती है। दुश्मन उसे जंजीरों से बांधकर हवा में लटका देता है और वुशुआंग बेबस होकर चीखने लगती है। आहा, इस खौफनाक मंजर को दूर खड़े वुशुआंग के गुरुजी और संप्रदाय की एक अन्य गुलाबी बालों वाली महिला देख रहे हैं। वुशुआंग को इस हालत में देख वो महिला घबराकर चिल्लाती है, शी। वो
आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन सफेद बालों वाले हैंडसम और ताकतवर गुरुजी उसे रोक देते हैं। उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। वो बेहद शांत आवाज में कहते हैं, घबराओ मत, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। तुम्हें अपनी जूनियर अनुज पर भरोसा रखना चाहिए। गुरुजी जानते हैं कि वुशुआंग के भीतर कितनी क्षमता छिपी है। उधर मैदान में वुशुआंग दर्द से तड़प रही है, लेकिन गुरुजी की बातें उसके दिल में गूंज उठती है। वो सोचती है, मुझे हार नहीं माननी है, मुझे अभी इसी वक्त खड़ा होना होगा। उसे याद आता है कि उसके शरीर को खुद उसके गुरुजी ने खास तौर पर तराशा, टेम्पर्ड है। वो मन ही मन ठान लेती है कि उसकी शारीरिक ताकत इस समय सामान्य गोल्डन कोर कल्टिवेटर से कहीं ज्यादा है और वो इस जंजीर को अपने हाथों से ही फाड़ डालेगी। वुशुआंग अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीर को अपने गले से दूर खींचने लगती है। उसे ऐसा करते देख दुश्मन हंसता है और कहता है, बेवकूफ लड़की, ये कोई आम जंजीर नहीं है, इसे एक शक्तिशाली सोल डिवाइडिंग बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेटर की हड्डियों से बनाया गया है और ताकत तो हमेशा से मेरी सबसे बड़ी खूबी रही है। क्या तुम सिर्फ एक गोल्डन कोर होकर इसे तोड़ पाओगी? दास। लेकिन वुशुआंग का अपनी ताकत पर भरोसा अटूट था। वो चिल्लाती है और एक महाधमाके बैंग फट के साथ वो जादुई जंजीरें तिनके की तरफ बिखर जाती हैं। दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या इसमें सच में इसे तोड़ दिया? वुशुआंग एक कातिलाना लुक के साथ खड़ी होती है और कहती है, हाँ, मैं इन्हें खत्म करके रहूंगी। पस। अब दुश्मन खौफ में आ चुके थे। वे चिल्लाते हैं, हम इसे कम आंकने की गलती नहीं कर सकते, चलो सब एक साथ हमला करो। लेकिन वुशुआंग अब पूरी तरह शांत और केंद्रित हो चुकी थी। वो गुरुजी की दी हुई युद्ध की सीख को याद करती है। दुश्मन की हरकतों को देखो, उनके अगले कदम का अंदाजा लगाओ और फिर बिना हिचकिचाए वार करो। दुश्मन अपनी तलवारें लेकर उस पर झपटते हैं, लेकिन वुशुआंग हवा में एक कलाबाजी खाकर एक पल में उनकी नजरों से ओझल गायब हो जाती है। दुश्मन हैरान रह जाता है, कहाँ गई? और अगले ही पल वुशुआंग आसमान से एक उल्का पिंड की तरह सीधे दुश्मन के ऊपर बिजली की रफ्तार से कूदती है। बूम! वो एक के बाद एक दुश्मनों के चेहरों पर लात घूंसों की बरसात कर देती है। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंजती हैं, ओघ, ओहो। कुछ ही सेकंड में सारे दुश्मन जमीन पर मरे हुए या बेहोश पड़े होते हैं। वुशुआंग अपनी मुट्ठियां खींचकर मुस्कुराती है, मैंने कर दिखाया। तभी अचानक दुश्मनों का मुख्य बॉस हवा में नीली आग की लपटों के साथ प्रकट होता है। वो चिल्लाता है, हाँ, बेकार कचरे का झुंड, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तुम में से कोई नहीं बच सकता। उसकी नीली ऊर्जा इतनी खौफनाक थी कि वुशुआंग का शरीर डर के मारे पूरी तरह जाम हो जाता है। वो हिल भी नहीं पाती, वो डर जाती है। कितनी भयानक ताकत है! वो चिल्लाती है, गुरुजी। तभी एक तेज रोशनी कड़कती है और गुरुजी सीधे वुशुआंग के सामने ढाल बनकर आ जाते हैं। वो वुशुआंग से कहते हैं, तुम पीछे हटो। दुश्मन का बॉस हंसता है और अपनी सबसे खतरनाक तकनीक सक्रिय करता है। पूरे आसमान में हरी जादुई तलवारों की बारिश होने लगती है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे हेवन सीक्रेट टावर के चक्रों फॉर्मेशंस के बारे में सुना है, लेकिन मेरी रक्षात्मक तकनीक सबसे मजबूत है, तुम इसे नहीं तोड़ सकते। गुरुजी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं, चलो देख ही लेते हैं कि तुम्हारी इस तकनीक में कितना दम है। गुरुजी एक जबरदस्त लंबी दूरी का ब्लास्ट करते हैं, जिससे आसमान की सारी हरी तलवारें चकनाचूर हो जाती है। दुश्मन का बॉस हक्का बक्का रह जाता है, ये कैसी ताकत है! और एक जोरदार धमाके के साथ वह बॉस भी धुएं में उड़ जाता है। गुरुजी कूल अंदाज में सनग्लासेस पहने और हाथ में वाइन का ग्लास लिए वुशुआंग के पास आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि क्या मेरी पिछली दुनिया के मोर्टार में भी ऐसी ताकत थी। मुझे दूर से बैठकर तबाही मचाना वाकई पसंद है। वुशुआंग मासूमियत से पूछती है, गुरुजी, ये मोर्टार क्या होता है? गुरुजी वाइन की चुस्की लेते हुए कहते हैं, कुछ नहीं बच्ची, बड़ों की बातों में दिमाग मत लगाओ। तभी गुरुजी के सामने एक चमकदार नीली स्क्रीन प्रकट होती है। ये उनका सिस्टम था, सिस्टम नोटिफिकेशन। संप्रदाय के दुश्मन का सफाया करने के लिए +1000 संप्रदाय योगदान अंक, शिष्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए 2 गुना इनाम, होस्ट को गोल्डन थ्रेड गारमेंट हेवन ग्रेड प्राप्त हुआ। तभी संप्रदाय की एक और शिष्या दौड़ती हुई आती है और कहती है, गुरुजी, आपके कहने पर हमने मैरो क्लींजिंग पिल्स और युआन नरिशिंग पिल्स तैयार कर ली है। गुरुजी खुश होकर आदेश देते हैं कि ये सभी कीमती गोलियां संप्रदाय के सभी शिष्यों में उनकी कड़ी मेहनत के इनाम के रूप में मुफ्त बांट दी जाए। पूरे संप्रदाय में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शिष्य गोलियों को देखकर हैरान है, अरे बाप रे, गोलियों पर इतने अद्भुत पैटर्न, ये तो कम से कम 8वें ग्रेड की बेशकीमती गोलियां हैं। क्या ये हमें सचमुच मुफ्त मिल रही है? जैसे ही एक शिष्य गोली खाता है, उसके शरीर से सोने की रोशनी का एक विशाल खंभा आसमान की ओर जाता है। बूम! वह चिल्लाता है, मेरी विशेष शारीरिक संरचना, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जागृत हो गई। ये देखकर बाकी शिष्य भी बादलों
कुत्तों की तरह गोलियां खाने लगते हैं ताकि वे भी शक्तिशाली बन सके। गुरुजी ये सब देख ही रहे थे कि सिस्टम फिर से बज उठता है। पी सिस्टम नोटिफिकेशन। ये 300 शिष्यों के विशेष शारीरिक गठन को जागृत करने के लिए प्लस 10,000 अंक। टी संप्रदाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए प्लस 10,000 अंक। टी शिष्यों की संख्या में भारी उछाल के लिए प्लस 10,000 अंक। गुरुजी बेहद खुश हो जाते हैं और सिस्टम का मार्केट प्लेस खोलते हैं जहां ब्लैक ड्रैगन ब्लड और गॉड गॉडेस ब्लड लाइन जैसी कई शक्तिशाली चीजें थी। वह सिस्टम से पूछते हैं, क्या मैं इन चीजों को खरीद कर अपने शिष्यों को दे सकता हूं ताकि मुझे और कैशबैक रिफंड मिले? सिस्टम सख्त लहजे में मना कर देता है, नहीं, सीधे तौर पर सामान ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं है। गुरुजी चालाकी से मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, अच्छा, यानी अगर मैं इसमें थोड़ा बदलाव मॉडिफिकेशन कर दूं तो दे सकता हूं। वह तुरंत 10,000 अंक खर्च करके शिंगतियान वॉर गॉड ब्लड लाइन खरीद लेते हैं। पी रात के समय वुशुआन अकेले बैठकर ध्यान मेडिटेशन कर रही होती है। तभी गुरुजी चुपके से उसके पास आते हैं। वुशुआंग आंखें खोलती है। गुरुजी, आप इस समय यहाँ? गुरुजी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं जिसमें से एक बेहद प्राचीन और भयंकर सुनहरी आग जैसी ऊर्जा निकल रही होती है। वो कहते हैं, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। जैसे ही वो ऊर्जा वुशुआंग के शरीर में प्रवेश करती है, पूरे कमरे में एक धमाका होता है। वुशुआंग के पीछे एक विशाल, डरावना और बख्तरबंद प्राचीन योद्धा वॉर गॉड का साया दिखाई देने लगता है जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही है। बाकी शिष्य भी वहां पहुंच जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं, ये तो शिंगतियान वॉर गॉड ब्लड लाइन है। गुरुजी ने लगातार 3 दिन और 3 रात बिना सोए अनगिनत कीमती गोलियों को रिफाइन करके ये महान ब्लड लाइन बनाई है ताकि ये वुशुआंग की ताकत के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच कर सके। वुशुआंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए गुरुजी के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, गुरुजी, आपने मेरे लिए इतनी बड़ी तकलीफ उठाई। वुशुआंग आपकी ये कृपा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। अब मैं आपके रास्ते की हर रुकावट को मिटा दूंगी और आपके सारे दुश्मनों का सर्वनाश कर दूंगी। गुरुजी उसके सिर पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मेरे शिष्य शक्तिशाली बनेंगे तभी तो उनका गुरु भी चैन से रह पाएगा। तभी बैकग्राउंड में सिस्टम आखिरी बार चमकता है। सिस्टम नोटिफिकेशन। शिष्य के भीतर हेवन ग्रेड शिंगतियान वॉर गॉड ब्लड लाइन जागृत करने के लिए होस्ट का रिवॉर्ड दोगुना किया जाता है। होस्ट को सुप्रीम हेवन ग्रेड शिंगतियान वॉर गॉड ब्लड लाइन प्राप्त होती है। तभी संप्रदाय की दूसरी खूबसूरत शिष्या गुलाबी कपड़ों वाली जलन के मारे बीच में कूद पड़ती है और कहती है, दीदी वुशुआंग, सारा क्रेडिट खुद मत लो। व्यूदेव के दुश्मनों को सबसे पहले मैं मारूंगी। गुरुदेव ने मुझे 9 आसमानों के तलवार सम्राट का हृदय दिया है, मैं तुम्हें आगे नहीं निकलने दूंगी। मास्टर इन दोनों लड़कियों को लड़ता देख सिर्फ अपना सिर पकड़ लेता है। अब बारी थी संप्रदाय के बाकी धुरंधरों की, जो एक एक करके अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। एक साथ शियाओ बाई आता है जो बताता है कि वह पहले हमेशा सोता रहता था, लेकिन गुरुदेव से प्राचीन मिंग ड्रैगन की रक्त रेखा मिलने के बाद वह सीधे फ्यूजन स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर एक भारी भरकम दाढ़ी वाला शिष्य अपनी विशाल तलवार की परछाई दिखाता है कि उसकी 1000 वजनी तलवार भगवान की शारीरिक संरचना भी कोई मजाक नहीं है। फिर एक रहस्यमयी बैंगनी लपटों वाली शिष्या फ्लैक्स करती है कि गुरुदेव की दी हुई 9 पाताल लोकों के नाग की रक्त रेखा से वह भी फ्यूजन स्टेज पर है। अंत में पीले बालों वाली एक और शिष्या सामने आती है और गर्व से कहती है कि गुरुदेव की दी गई शेनोंग रक्त रेखा की बदौलत वह अब ऐसी जादुई दवाइयां बना सकती है जो किसी भी इंसान का पूरा शरीर बदल दे। इसके अलावा संप्रदाय में एक नई शिष्या झोगे लिन भी शामिल हुई थी, जो एक बड़े देश के तियानजी टॉवर की ब्रांच मास्टर है और वह भी गुरुदेव की कृपा से फ्यूजन स्टेज पर पहुंच चुकी है। अपने सभी शिष्यों को इतना शक्तिशाली देख मास्टर गर्व से हाथ आगे बढ़ाता है और घोषणा करता है, तैयार हो जाओ मेरे बच्चों, बहुत जल्द हम इस नश्वर संसार की सीमाओं को तोड़कर सीधे अमर दरबारों इमोर्टल कोर्ट्स पर फतह हासिल करने निकलेंगे। सभी शिष्य एक साथ चिल्लाते हैं, जी हाँ गुरुदेव। उसी समय मास्टर के सामने सिस्टम पुरस्कारों की पूरी बार आ जाती है। एक के बाद एक सभी शिष्यों के लेवल अप के बदले मास्टर को दिव्य और अमर स्तर के शरीर और रक्त रेखाएं जैसे सुप्रीम ड्रैगन गॉड और 10,000 स्वॉर्ड स्पिरिट बिल्कुल मुफ्त मिल जाती है। मास्टर खुशी से फूला नहीं समाता। आह, इतना सारा रिवॉर्ड, मजा ही आ गया। कहानी सीधे 3 महीने आगे बढ़ती है। मास्टर के संप्रदाय के ऊपर पिछले 3 महीनों से लगातार बिजली के काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि उसके शिष्य एक एक करके अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। तभी सिस्टम एक आखिरी
धमाका करता है। डिंग, आपके सभी शिष्यों ने फ्यूजन स्तर पार कर लिया है, इसलिए सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है और आपको अपने पूरे संप्रदाय को सीधे अमरलोक में स्थानांतरित ट्रांसमाइग्रेट करने का मौका मिलता है। मास्टर जैसे ही इस नए फीचर के बारे में सोच रहा होता है, तभी पूरे संप्रदाय की धरती हिलने लगती है। एक भयंकर भूकंप आता है। हम सीधे अमरलोक के वर्मिलियन बर्ड पैलेस का नजारा देखते हैं, जहां सेवक शांति से आंगन में झाड़ू लगा रहे होते हैं। तभी अचानक पूरा आसमान गड़गड़ाने लगता है। सेवक हैरान होकर झाड़ी छोड़ ऊपर देखने लगते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, और जब वे आसमान की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आसमान से बादलों को चीरता हुआ एक विशाल उड़ता हुआ पहाड़ सीधे अमरलोक के ऊपर आकर लैंड कर रहा था। हमारा मास्टर अपने पूरे संप्रदाय को लेकर सीधे देवताओं के घर में एंट्री मार चुका था।